हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 4, जिसमें कुल 40 प्रश्न हैं। सभी को हम लोग डिस्कस भी करेंगे और उससे रिलेटेड और भी सवाल देखेंगे। और यहाँ हम आपको टिक भी करवाएंगे कि कौन सा सवाल एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बने। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है। 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। 135 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं 135 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या आएगा। तो लिखिए 135 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस किससे कट सकता है। तो 3 से, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, फिर 3 से कट सकता है, 15 तिया 45, फिर से ये 3 से कट सकता है 5। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से आप क्वेश्चन को हमसे पहले बना के भी देख सकते हैं और वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 तथा 91 का महत्तम समावर्तक 13 दिया है। 26 तथा 91 का लघुत्तम कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे आपको देखिए क्या दे दिया है। ए का मान दे दिया है 26, बी का मान दे दिया है 91 और एच सी एफ आपको दे दिया है 13 और एलसीएम आपको निकालना है। तो आपको हम फॉर्मूला बता रखे हैं कि एलसीएम इंटू एच.सी.एफ हमारा दोनों संख्या को गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है और दोनों संख्या दिया हुआ है। संख्या कितनी है? 26 गुना दूसरी संख्या कितनी है? 91 और एच.सी.एफ इसका कितना है? 13 से भाग दे दिया जाए तो 26 दो बार में कट जाएगा। 91 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर 182 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 तथा 104 का एच.सी.एफ कितना होगा? तो आप इसको दो मेथड से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। भाग विधि से बनाते हैं क्योंकि वो भाग विधि थोड़ा आसान होता है। 404 को आप 96 से कट करेंगे। आप कट करेंगे तो 4 बार में कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, सॉरी 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 38, 0 2। फिर ये जो 20 आया, 20 को फिर हमको भाजक बनाना पड़ता है और 96 को भाज्य बनाना पड़ता है। फिर आप 4 बार में तो 80 आएगा। घटाएंगे तो 6 16 आएगा। फिर इसको भाजक बनाएंगे, यहाँ फिर 20 होगा। घटाएंगे 4, फिर इसको भाजक बना देंगे। अब ये 4 बार में कट जाएगा तो इसका जो क्या होगा? एच.सी.एफ होगा 4 कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। नंबर 4 देखिए क्या है। धनात्मक सम पूर्णांक को, तो सम पूर्णांक इसे कौन बोलते हैं? 0 2 4, ये सम पूर्णांक हो गया। तो 0 2 4 किसी भी सम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो 2q+1 विषम पूर्णांक को लिखेंगे। 4q+1 1 है इसलिए विषम, 3 है विषम पूर्णांक। आंसर डी चला जाएगा। 2q+0, 2q+2 हो सकता है, 2q+4 ये हमारा विषम, ये हमारा सम पूर्णांक होगा। धनात्मक सम पूर्णांक को हम लोग और 2q
के रूप में या 2q+2 के रूप में लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्विघात बहुपद शून्यकों का योग। ये क्वेश्चन कुछ करेक्शन करने लायक है, गलत दिया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला हम बताए हैं, x² + x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अगर आपके पास दो शून्यक दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला की सहायता से आप द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, उसके पास रख देते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, x² माइनस शून्यकों का योग देखिए 4 है, 4x हो जाएगा, और प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 है तो 1 = 0। यही आंसर हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यकों। तो ये बहुत ही सिंपल है, x अक्ष को जितना बार कट कर रहा है वही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखो x अक्ष पे केवल यहीं पे ये कट कर रहा है तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 तथा 6x + 9y + 11 का कैसा युग्म हो। अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। तो हल चेक करने के लिए हम लोग के पास था a1/a2 बराबर अगर ना हो b1/b2 का, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक हल, और इसको प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। दूसरा, अगर a1/a2 = b1/b2 अगर बराबर ना हो c1/c2 का, तब इसको कहते हैं समांतर रेखा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। यदि हमारे पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो इसको बोलेंगे हम लोग संगत रेखा, मतलब इसका अनंत हल हो सकता है। तो देखिए पहले हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया हुआ उसको चेक करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि समीकरण 2x + 3y + 4 = 0 हो तथा 6x + 9y + 11 = 0 का कैसा हल होगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले 2/6 कर देते हैं और फिर 3/9 कर देते हैं और फिर 4/11 देख लेते हैं। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1/3 आएगा और यहाँ से 1/3 आएगा और ये बराबर 4/11 नहीं होगा। मीन्स कौन सा रूल को फॉलो किया, a1/a2 बराबर b1/b2 है और c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये जो समीकरण है इसका कोई हल नहीं होगा, आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आएगा और इसका अनंत हल होगा। कितना, अनंत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म x = a x = b का ग्राफ निरूपण कैसा होगा। तो इसका ग्राफ निरूपण कैसा होगा, तो समपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि 3x + y = 14 तथा 2x - y = 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो y का मान आप सॉल्व कर लीजिए। आप y का मान क्या दिया, समीकरण दिया है 3x + y = 14 और एक दिया हुआ है 2x - y = 1। आप इसको विलोपन विधि से हल करके पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप एक बार जोड़ देते हैं तो y कट जाएगा, 3 और 1 5, x और 14 और 1 15, मतलब x का मान निकल गया 3। तो x का मान अगर 3 निकल गया तो अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, किसी में
किसी समीकरण में रख देते हैं। तो 2 गुना 3 6 माइनस वाई बराबर 1, और यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा 5। y का मान निकल के आ जाएगा 5। आप इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से या वज्रगुण, जिससे भी आपको अच्छा लगता है सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, का हल क्या होगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो सेम विधि से आप बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, विलोपन से बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, अगर एक बार दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, जोड़ दिया जाए तो y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 18 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 9। तो देखिए x का वैल्यू 9 किसी में है, d में, तो आंसर d चला जाएगा। ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको x का वैल्यू 9 मिल रहा है और किसी में x का वैल्यू 9 नहीं है तो आंसर तो क्लियर है, डी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं समान हो, इसका मूल अगर वास्तविक और समान हो तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनांट 0, मतलब विविक्तर 0 हो जाता है, और उसमें केवल फॉर्मूला माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो माइनस बी बाई 2, आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का विविक्तर क्या होगा। देखिए विविक्तर डी को बोलते हैं, तो डी निकाल ली, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 6 छक 36 हो जाएगा, और माइनस 4 a का वैल्यू 9 हो जाएगा, और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 36 में से 36 घटेगा 0 आएगा, तो इस केस में विविक्तर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विघात सूत्र कौन सा है। तो इसका द्विघात सूत्र कौन सा हो जाएगा, क्या होता है द्विघात, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आंसर सी चला जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 18, यदि के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो उस मूल समान होने के लिए क्या होता है, हमको डी को 0 करना पड़ता है। तो डी को 0 कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। देखिए तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस 4, ए का वैल्यू कितना के, और सी का वैल्यू कितना 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और k का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आंसर सी चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 18 नंबर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो इसमें से मूल क्या, अभी भी देखिए क्वेश्चन 18, 0 हो तो क्या हो जाएगा, मूल हमारा बराबर तथा वास्तविक होता है। तो क्वेश्चन 19 का आंसर ए चला जाएगा, बराबर और वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल क्या होगा। सिंपल आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 6 को तोड़ दीजिए, 3 दूना 6, 3x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 और प्लस यहाँ से 2x होगा, x को 2 को कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा। तो मूल कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 और -2। तो 3 और -2 किसी में है, 3 और -2 किसी में नहीं है, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर 1, AP26 10 और 14 का सार अंतर क्या होगा। तो सार अंतर बहुत सिंपल है, आप दूसरा टर्म में से पहला घटा दो, 6 में से 2 घट जाएगा तो आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे कहता है AP3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। तो 78 कौन सा पद होगा, तो हम लोग को सबसे पहले दिया क्या है देख लीजिए, कौन सा पद ए तो 3 दे दिया है, तो डी कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा 5 हो जाएगा। और कौन सा पद 78 है, तो उसको हम लोग लास्ट पद बना देंगे, ये 78 है, तो यहाँ से n का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए एन बराबर, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, a का वैल्यू 3 है, प्लस n निकालना है, -1, डी कितना है 5 है, और ये 78। पहले 78 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो 78 में से 3 माइनस जाएगा 75 को फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 5 75 में से एक और जोड़ दो तो आंसर 16 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर 16 आ जाएगा। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब क्या है कि 10, क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज है। तो देखो 10 और 250, तो 4 के गुणज पूछ रहा है, पहला होगा 12, फिर 4 16, फिर 20, और सबसे अंतिम में क्या होगा 250, तो 4 से कटेगा नहीं, तो सबसे अंतिम हो जाएगा 248। अब चेक कर लो। अब यहाँ पे सब चीज़ तो पता है, ए कितना हो जाएगा 12, और बी कितना हो जाएगा बी सॉरी नहीं डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 16 में से 12 4, और अंतिम पद ए एन कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे रख दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। इसको सॉल्व करो, एन निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 24 क्वेश्चन में करेक्शन करने का ज़रूरत है, गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है, अगर प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल है कि एन पदों का योग कितना होगा। तो अगर प्रथम सबसे पहले एस एन, तो एस एन क्या होता है, एस एन होता है n/2 प्रथम पद और प्लस अंतिम पद एल, ये होना चाहिए था आंसर, पर ये नहीं है। आंसर यही होना चाहिए, अगर प्रथम पद ए हो अंतिम पद एल हो, तो ये फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4 जो है 2 से 2 गुना है, ये 5 जो है वो 2.5 से 2 गुना है, और ये जो 6 है वो 3 से 2 गुना है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, इसका मतलब ए बी सी उस क्या होगा, वो हमारा समरूप होगा पी क्यू आर का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो वृत्त तो समरूप होता है, वर्ग भी समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज भी समरूप, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता। तो इसका आंसर चला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के साथ। तो एक त्रिभुज है जिसमें से
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए बी सी एक त्रिभुज है जहाँ पे डी ई जो भुजा है बी सी के समांतर है, और यहाँ पे ए डी कितना है 3 है, सी एम नहीं होगा यहाँ पे। बी डी कितना है तो बी डी ये ना बी डी कितना है 1.5 है, और ई सी कितना है, ई सी हमारा कितना है 1 है। तो ए निकालना, ये निकालना, तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। आप सारा वैल्यू को रख दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ए डी का वैल्यू कितना है 3 बटा, डी बी का वैल्यू कितना है 1.5, और यहाँ से हमको ए निकालना है, और ये कितना दिया है 1, दशमलव हटाओ ऊपर 30, 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2 सी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि ए बी सी समरूप है पी क्यू पी आर क्यू का, जहाँ कौन ए 30 डिग्री, कौन बी 70 डिग्री, कौन सी 80 डिग्री, तो क्यू का मान कितना होगा। देखो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो ए अगर 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है, बी कितना है 70 डिग्री है, सी कितना है 80 डिग्री है, तो कौन क्यू कितना होगा, तो कौन क्यू 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कौन क्यू इसके बराबर होगा, तो कौन क्यू 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि टी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, और थोड़ा त्रिभुज को बड़ा बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी जो समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, जहाँ डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, हाँ मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, तो बी डी एफ, तो बी डी और एफ, तो बी डी एफ नहीं होगा, यहाँ पे ये त्रिभुज होना चाहिए, इसका नाम बी ए बी सी डी ई एफ होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है 4:1 होता है। 4 अनुपात, देखो 1 2 3 4, बड़ा वाला त्रिभुज 4 भाग है और छोटा वाला त्रिभुज 1 भाग है, तो 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 10 मीटर लंबी एक सीधी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी निचले सिरे से दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या बोलता है कि एक सीढ़ी है और सीढ़ी से रस्सी की लंबाई 10 मीटर है और इसका भूमि से ऊंचाई जो है 8 मीटर है। तो हमको ये जो भूमि से सीढ़ी का निचले भाग, इसका ऊंचाई, इसका लंबाई का ज्ञात करना। तो ये तो समबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। लगा दो फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, सॉरी 100 नहीं, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और प्लस निकालना क्या है, इसको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, x का स्क्वायर। ये आ जाएगा 100 और माइनस 64 इधर आएगा, उधर एक्स स्क्वायर बचेगा, घटाएंगे तो 36 आएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी और बी सी क्या है बराबर है। देखिए फिगर बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है ए सी, तो इसको सी मान लेते हैं, ए और बी, तो ए सी और ए बी बराबर, ये दोनों बराबर है। जहाँ
ए बी स्क्वायर, जहाँ ए बी स्क्वायर क्या है 2AC है, ये होगा ना, दोनों बराबर है तो 2AC। टू ए सी है। तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो, सी समकोण होगा। इसमें क्या होगा, सी समकोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, सिंपल है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 है तो त्रिज्या कितना होगा, आधा 5 सेंटीमीटर होगा। नीचे देखते हैं, नीचे है केंद्र, केंद्र वो वाले वृत्त में PT और TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। तो देख लीजिए, ये वृत्त है और यहाँ से हमारा क्या है कि TP और TQ दो स्पर्श रेखा है इस प्रकार है कि कोण POQ, ये वाला कोण 80 डिग्री है। तो ये तो 90 होता है ना, तो ये 80, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हमारा 100 डिग्री चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। सिंपल है, उस पर क्या होती है, लंब होती है। ये क्वेश्चन है कि एक स्पर्श बिंदु है और इस पे खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, पढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो सिंपल सा सवाल है कि कोई भी वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना πr²। अब थीटा के जगह पे P बोल रहा है तो होना चाहिए P/360 और πr², ऐसा किसी में नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, अगर 2 और 370 को काट दिया जाए तो यही आंसर मिल जाएगा, P/360 आ जाएगा πr², तो आंसर C चला जाएगा इसमें। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी, केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आगे क्या, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में कितना, 6×5 = 30 डिग्री। तो बता दूं, थीटा पता है तो θ/360 गुना πr², सारा वैल्यू पता है तो कितना हो जाएगा, 30/360 गुना पाई, और r कितना, 14 × 14। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कोण थीटा और R त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का बहुत θ/360 πr², आंसर D चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, त्रिज्या 11 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपल है, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, θ/360 गुना πr²। वैल्यू रख दीजिए, थीटा के पास कितना, 60 डिग्री, 360 तो है, पाई का वैल्यू 22/7, और r क्या हो जाएगा, 21 × 21 हो जाएगा।